देखो, मैं लेक्चर नंबर 3 में आप सभी से डिस्कस किया था कि कैपिटल कितने तरह के होते हैं, शेयर कैपिटल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसको कैसे पहचाना जाता है। साथ में मैं ये भी डिस्कस किया कि पर्पसेस फॉर इशू ऑफ शेयर्स, शेयर को इशू करने के पर्पस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य के लिए शेयर मार्केट में इशू किया जाता है। ठीक है, इसके साथ में यह भी डिस्कशन किया कि शेयर की प्राइस क्या होता है, मार्केट में पब्लिक को जो शेयर ऑफर किया जाता है उसका दाम क्या होता है, प्राइस क्या होता है। तो मैं बात किया था कि कंपनी मार्केट में जब आईपीओ लाएगा तो या तो एट पार पर लाएगा, जिसको एट फेस वैल्यू भी कह सकते हो, एट पार या एट फेस वैल्यू। ठीक है, एक शेयर की जो ओरिजिनल प्राइस कंपनी की थी, टोटल कैपिटल को जिस रेट से वो तोड़ा था, जैसे 10-10 कैरेट का टुकड़ा बनाया था तो वो 10 रुपया कंपनी की ओरिजिनल रेट हो गया। और अगर 10 का शेयर वो 10 में मार्केट में ऑफर किया तो उसको फेस वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, समझ गया बात को, उसी को फेस वैल्यू कहा जाएगा या एट पार कहा जाता है। लेकिन उसी 10 का शेयर अगर 10 से ज्यादा में पब्लिक को दिया जा रहा है, 10 का शेयर 11 में, 12 में, 15 में, 13 में जो भी दे रहे हो, 10 से ऊपर जो भी प्राइस लगा रहे हो, ठीक है, उस प्राइस पर शेयर को जारी कर रहे हो, तो ऐसे जारी किए गए शेयर को कहा जाता है प्रीमियम पर जारी किया जाना। कि जो मार्केट में शेयर पब्लिक जो मार्केट में शेयर कंपनी ला रहा है पब्लिक के लिए, वो प्रीमियम पर लाया है, प्रीमियम पर बेचेगा, वो मतलब ज्यादा दाम लेकर बेचेगा, जितना का शेयर था उतने में नहीं बेचेगा। तो मैं यहां तक की बात जो है ये डिस्कस कर दिया हूं ये सारे स्टूडेंट से, अभी तक का जो लेक्चर आया हुआ था। अब देखो आज की क्लास में क्या करेंगे हम लोग, आज का जो लेक्चर उसमें क्या सीखने वाले हैं कि इशू प्राइस में भी पेबल। ठीक है, 10 रुपया में एट पार पर शेयर इशू कर रहा हो, चाहे वो प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहा हो, रेट तो दो ही है, डिस्काउंट वाली मामला तो अब है नहीं पब्लिक के लिए। ठीक है, तो जो भी प्राइस आपसे लिया जा रहा है वो पार का केस हो या प्रीमियम का केस हो, ये पैसा कंपनी आपसे लेगा कैसे या आप कंपनी को पैसा दोगे कैसे। ठीक है ना, केस चाहे तो ये एट पार का हो, एट पार का या एट प्रीमियम का हो, केस किसी का भी हो, एट प्रीमियम का हो। ठीक है, ठीक है ना, इशू प्राइस में भी पेबल। तो इशू प्राइस क्या होता है, एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा। तो वो जो पेबल होगा यानी आप जो कंपनी को पैसा दोगे, कंपनी कैसे लेगा। जैसे मान लो कि एक शेयर 10 रुपए का था और कंपनी आपको 10 रुपया में ही ऑफर दिया। एक कंपनी 10 का था लेकिन कंपनी आपसे इसमें 2 रुपया बढ़ाकर 12 रुपया चार्ज किया, यानी प्रीमियम। अब ये पैसा कंपनी आपसे कैसे लेगा। अगर पूरा 10 का पैसा, मान लो एट पार का केस है, मान लो केस ये वाला है, प्रीमियम का केस नहीं है अभी, एट पार का केस है, चलो ये एट पार पर ही समझते हैं हम लोग इस बात को। अगर एट पार का ही केस है मान लिया जाए, ठीक है ना, अगर एट पार का ही केस है तो कंपनी आपसे पैसा कैसे लेगा। बोल रहा है कि देखो दो तरीका है पैसा लेने का, इधर इन लमसम, इधर इन लमसम। ठीक है ना, लमसम का मतलब क्या हो गया, पूरा 10 रुपया आपसे कंपनी एक ही बार में ले लेगा। जैसे अगर कंपनी से आपको 1000 शेयर अगर लेना है तो कंपनी बोलता है कि पूरा का पूरा 10 रुपया एक ही बार में हमको दे दो, 10,000 रुपया, पार्ट पार्ट करके नहीं लेंगे, एक बार में लेंगे। तो जब एक बार में पैसा लेगा तब इसके लिए क्या जर्नल पास किया जाएगा। तो जब हम लोग जर्नल सीखेंगे तो ये लमसम के केस में जर्नल कैसे किया जाता है ये जानना है। कुल मिला के देखो ये कंपनी चैप्टर में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं, चैप्टर बड़ी है, देखो टॉपिक बहुत ज्यादा है इसमें, एक एक टॉपिक को दिमाग में सेट करके रखोगे तो आगे की बात समझ में आएगा, पीछे के टॉपिक भूलोगे नहीं समझ में आएगा, ये जान लेना। कोई भी टॉपिक यहां भूलना नहीं है, इस चैप्टर में जितनी भी टॉपिक आते जाएगा, जो ये आ रहा है इसको आगे के लिए भूलते नहीं चला जाना है, क्योंकि आगे सब ये शुरू वाली टॉपिक की जरूरत पड़ते चला जाएगा आगे, तभी ये प्रॉब्लम बन पाएगा, पूरी चैप्टर को समझ पाओगे। ठीक है ना, तो लमसम के केस में जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, जब जर्नल पर आएंगे तो हम लोग जर्नल सीखेंगे कैसे इसका जर्नल पास किया जाएगा, और बहुत तरीके से सीखेंगे, सबको समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये जान लेना सारे बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है जर्नल को लेकर, एकदम
पूरी की पूरी बात क्लियर होने वाली है, देखना। ठीक है, दूसरा होता है कि पैसा आपसे इंस्टॉलमेंट में लेगा, इन इंस्टॉलमेंट। जब किस्त में पैसा लेगा, इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया किस्त में आपसे पैसा ले रहा है ये। तो जब ये किस्त में पैसा लेगा तो कैसे कैसे लेगा, किस किस नाम पर लेगा? तो सबसे पहला जो नाम यहां पर आता है वो नाम आता है ऑन एप्लीकेशन। क्या नाम आएगा? ऑन एप्लीकेशन। अरे भाई, अगर आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या डायरेक्ट पॉकेट से पैसा निकालेगा दे देगा, जाके एडमिशन हो जाएगा का जी? अरे वहां फॉर्म लेके अप्लाई करोगे ना, फॉर्म लेना पड़ता है ना वहां। फॉर्म लेके जब अप्लाई करेगा, फॉर्म डिपॉजिट कर देगा, बाद में उस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा भी कि नहीं होगा, ये तो कॉलेज वाला ने डिसाइड कराएगा जी कि कट ऑफ क्या जा रहा है और तुम कितना मार्क्स लेके आए हो। ऐसा थोड़ी है कि कुछ सर्टिफिकेट ले जाकर दे दिए, कुछ नंबर लेके आ गए, लीजिए सर आपका 10,000 एडमिशन चार्ज है, लीजिए एडमिशन कर दीजिए। ऐसा होता है क्या? कहीं देखे हो क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने गए हो तो क्या करना होगा भाई? पहले तुम्हारा फॉर्म भरना होगा, यानी पहले अप्लाई करो। अब वहां कॉलेज वाले जो भी हैं वो डिसाइड करेंगे जी कि कट ऑफ क्या निकालना है, कैसा कैसा स्टूडेंट पहुंचा, कितना कितना मार्क्स वाला पहुंचा है, किसको एडमिशन देना है किसको नहीं देना है, ये स्कूल और कॉलेज तय करेगा ना, आप थोड़ी तय कर दोगे क्या? तो सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, और एप्लीकेशन का भी पैसा लगता है। फ्री में तो एप्लीकेशन फॉर्म मिल नहीं जाएगा, मिलता है क्या? तो अगर किसी कंपनी का शेयर लेना हो, ठीक है, तो पहले अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अब चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे भी हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैक्सिमम काम ऑफलाइन में होता था, ऑफलाइन मोड में, तो पहले अप्लाई ही करना है। पहली प्रक्रिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना। ऑनलाइन से जाओ या ऑफलाइन से जाओ, सबसे पहले अप्लाई करना है। अब फ्री में नहीं करना है, ठीक है ना, फ्री में नहीं करना है। एप्लीकेशन जो है जब अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन के नाम पर कुछ पैसा भेजना पड़ेगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन के नाम पर कुछ पैसा भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड में कंपनी पहले शेयर कैसे जारी करता था, कैसे आप जानते थे कि कंपनी का शेयर आ गया? सबसे पहला तरीका था एक प्रोस्पेक्टस जारी करना है। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस जारी करता था। वो प्रोस्पेक्टस क्या था? एक तरह का एडवर्टाइजमेंट था। आजकल पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तब पेपरवा में का फ्री में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। पेपर वाला पैसा नहीं देता है, लेता है क्या? तब पहले प्रोस्पेक्टस की मामला आता था, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी मिनिमम 2 पेज का प्रोस्पेक्टस होता था, देखना 2 पेज का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी शेयर ब्रोकर के ऑफिस में मिल जाता। वैसे बड़ा बड़ा सिटी में जाते थे, चौक चौराहे पर बड़े बड़े जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इनविटेशन लेटर, जैसे घर में शादी ब्याह के लिए इनविटेशन लेटर आता है ना, इनविटेशन कार्ड जी, तो वैसे ही पहले इनविटेशन लेटर ये था प्रोस्पेक्टस के रूप में, इनविटेशन लेटर, ठीक है, लाइक इनविटेशन कार्ड। लेकिन घर वाला शादी विवाह का कार्ड और ये वाला कार्ड में अंतर क्या था? शादी विवाह कार्ड में कहीं देखे हो कि जब आना तब कुछ पैसा भी लेके आना, कहीं लिखा रहता है क्या कार्ड में? लेकिन जब कंपनी का प्रोस्पेक्टस आता था, यानी प्रोस्पेक्टस रूपी जो आपका कार्ड आता था, इनविटेशन कार्ड, पब्लिक को इनवाइट करता था कंपनी के हमारे यहां पैसा लगाइए, तब वो जो इनविटेशन कार्ड आता था उसमें लिखा रहता था कि मेरे यहां आना तब बिना पैसा का मत आना, कुछ ना कुछ लेके आना है। बस यही बेसिक डिफरेंस हुआ करता था, जान लो। घर वाला जो इनविटेशन आता था कार्ड और यहां वाला जो इनविटेशन कार्ड आता था कंपनी का, ये डिफरेंस था। तो सबसे पहले कुल मिलाकर आपको कंपनी से शेयर लेना हो तो एप्लीकेशन के नाम पर पैसा भेजा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक शेयर का दाम 10 रुपया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, कंपनी आपसे 3 रुपया जो है, ये 3 रुपया कंपनी आपसे फर्स्ट टाइम मांगा एप्लीकेशन के समय कि भाई जितना शेयर आपको लेना है आप एक शेयर पर 3 रुपया, ठीक है, एप्लीकेशन मनी के रूप में भेजो। अब जो पैसा आप भेजोगे वो चेक से भेजना है, कैश में कोई डीलिंग कंपनी से नहीं होता है, चेक में होना है, जान लो, चेक काट के भेजना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि आपको अगर
आपको अगर मान लो 5,000 शेयर लेना हो, 5,000 शेयर अगर ये लेना हो शेयर्स, 5,000 शेयर्स, तो इंटू 3, 5,000 इंटू 3 करोगे तो कितना पैसा भेजना पड़ेगा? 5,000 इंटू 3 इक्वल टू 15,000 रुपया कंपनी को एप्लीकेशन मनी के नाम पर भेजना पड़ेगा, 15,000। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में अगर कंपनी पैसा मांग रहा है आपसे, तो 3 रुपया किस नाम पर मांगा? वो एप्लीकेशन के नाम पर, ठीक है ना। और अगर 5,000 शेयर लेना है तुम्हें, तो 5,000 इंटू 3 कितना पैसा भेजना पड़ेगा एप्लीकेशन के नाम पर? 15,000 रुपया। 15,000 का चेक काट के बैंक में, कंपनी में भेज देना होगा। चेक भेजना है, कैश नहीं। अब रहा बात वही स्कूल कॉलेज वाला कि आप फॉर्म तो भर दिया, एप्लीकेशन डालना मतलब फॉर्म भर दिए हो कि भाई हमको भी चाहिए शेयर, और कॉलेज में हम कहते हो हमको भी चाहिए एडमिशन। समझ में आया बात? अब क्या करेगा? स्क्रूटनी करेगा कॉलेज वाला कि भाई इसमें किसको किसको एडमिशन दे, किसको किसको नहीं दे। बस वही कहानी कंपनी में भी है कि कंपनी में एप्लीकेशन बहुत सारा आ गया। जैसे मैं इसके पहले वाली क्लास में बोला था कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल, आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपया है ऑथोराइज्ड, और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। तो नंबर ऑफ शेयर तुम्हारे पास कितना है? 1 लाख। ये नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है ना। 1 लाख शेयर आपके पास है, देखना ये 1 लाख शेयर है, और एक शेयर का दाम हमारे पास क्या है? 10 रुपया। ये है, समझ गए बात को? तो शेयर हमको मैक्सिमम कितना बेचना है? ठीक है, वो ऑथोराइज शेयर ही है, तो मैक्सिमम शेयर है। ऑथोराइज का मतलब मैक्सिमम, हमको मैक्सिमम जो बेचना है 1 लाख ही शेयर बेचना है। अगर मान लो पूरे 1 लाख शेयर पब्लिक को इशू कर दिए हम वन टाइम, ठीक है, और पब्लिक एप्लीकेशन भेजना शुरू किया, तो भाई पब्लिक एप्लीकेशन भेजना जब शुरू किया, तो एप्लीकेशन भेजने वाले को पता है कि कंपनी में कितना एप्लीकेशन पहुंच गया, कितना शेयर के लिए। अगर आप ही को शेयर लेना है तो आप भी अप्लाई करोगे, तो आपको मालूम है क्या कि कंपनी के पास कितना पहुंच गया एप्लीकेशन, कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन पहुंच गया। अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितने स्टूडेंट फॉर्म जमा कर दिए, ये तुम्हें पता है क्या? कितना जमा कर दिए? हो सकता है एडमिशन 500 कैंडिडेट का लेना है, अब फॉर्म वहां 2,000 स्टूडेंट का चला गया, 2,000 स्टूडेंट फॉर्म भर दिए, तो क्या 2,000 स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा क्या? या उसी में से अब छांटा जाएगा कि किस स्टूडेंट का मार्क्स ज्यादा है, उसको छांट कर निकालो। हमको तो 500 एडमिशन लेना है, 2,000 तो लेना नहीं है, एडमिशन लेना है 500, और एप्लीकेशन आ गया हमारे पास, फॉर्म जमा हो गया 2,000 स्टूडेंट का, तो हम 2,000 स्टूडेंट को थोड़े ना एडमिशन दे देंगे। बस सेम कहानी देखो यहां है कि 1 लाख शेयर बेचना है, और बहुत लोग एप्लीकेशन कंपनी में भेज रहे हैं, सबको शेयर चाहिए। तब भेजने वाले को थोड़ी पता है जी कि कंपनी के पास कितना शेयर का एप्लीकेशन आ गया, मालूम नहीं ना है। तो मान लो हमको बेचना 1 लाख है, एप्लीकेशन आ गया 2 लाख शेयर के लिए, तो क्या हम सबको शेयर दे देंगे क्या? बेचना तो 1 लाख है ना जी, क्या? तो अब उसी में से हमको छांटना होगा, कुछ को शेयर देना होगा, कुछ को नहीं देना होगा, ठीक है। और आईपीओ में तो ऐसे भी मारामारी रहता है, क्योंकि आईपीओ में शेयर सस्ता होता है, अच्छी कंपनी का है तो मार्केट में आते शेयर उनका बढ़ जाता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा हुआ है, हर केसेस में नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा हुआ है कि मार्केट में शेयर आते ही उसका दाम कुछ समय के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, महीना 2 महीना के अंदर शेयर दूसरे रूप में आ जाता है, बड़े रूप में आकार ले लेता है, प्राइस बहुत बढ़ जाता है उसका, इसलिए मारामारी होता है आईपीओ केस में। सेकेंडरी मार्केट में बहुत मारामारी नहीं है, वो तो जब चाहोगे तब शेयर मिल जाएगा सेकेंडरी मार्केट में किसी भी कंपनी का। समझ में आया बात? अगर मान लो टीसीएस कंपनी आज कितने साल पहले बना है, तो जब बना तब तो मार्केट में शेयर इशू करना दिया जी, उसी जमाने में, उसी समय। तो उस समय अगर हम नहीं ले पाए शेयर, उस समय तो आईपीओ लेके आया होगा वो, तो जो उस समय जाना होगा वो लिया होगा। अगर मान लो हम या आप जो हमको देख रहे हो अभी क्लास, नहीं ले पाया टीसीएस का शेयर, एमआरएफ का शेयर, मारुति गाड़ी का शेयर, हुंडई का शेयर, हुंडई गाड़ी देखे हो ना जी, ठीक है, मारुति गाड़ी देखे हो ना, तो ये सब का है लिमिटेड कंपनी है ना, है ये सब का भी तो शेयर मार्केट में आता है ना, ठीक है। अब इन सारी कंपनियों का शेयर आप नहीं ले पाए हो आईपीओ के जरिए, ठीक है ना, यानी प्राइमरी मार्केट में नहीं ले पाया। लेकिन आज हमारा शौक है कि नहीं, हमारे पास भी मारुति उद्योग का 5 गो शेयर होता है,
बहुत लोग ऐसा शौकीन है इन्वेस्टमेंट का, उनका इच्छा होता है कि नहीं एमआरएफ का भी हमारे पास 10 गो शेयर होता है। तो आज अगर शेयर चाहिए तो सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। जो आईपीओ के थ्रू पहले ही शेयर ले चुके थे, ठीक है, वो तो आई नकल बेच में करेंगे, तो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू बेचना है उनको, प्राइमरी मार्केट नहीं बचा उनके लिए, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये सारा कुछ मैं पहला ही लेक्चर में, पहला ही वीडियो में समझा दिया हूं कि सेकेंडरी मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट का काम स्टॉक एक्सचेंज के बिना नहीं चल सकता है। स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के बिना अधूरा है। दोनों का चोली दामन का संबंध है, ये जान लेना, स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट का। जहां स्टॉक एक्सचेंज वहां स्टॉक मार्केट, जहां स्टॉक मार्केट वहां स्टॉक एक्सचेंज, काम नहीं चलना है दोनों के बिना। ठीक है ना। तो चलो, जितना आप एप्लीकेशन भेजे हो, ठीक है, अब सारे लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, सबको शेयर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जिनको जिनको भी शेयर मिल गया उसको कहा जाता है अलॉटमेंट करना। क्या करना? अलॉटमेंट। तो जो नसीब वाले हो, बड़े कंपनी का आईपीओ के मार्फत, आईपीओ के थ्रू शेयर मिल गया, मतलब कंपनी आपको जब कंफर्म कर दिया कि ठीक है आपका एडमिशन तय, आपका एडमिशन होगा, यानी आपको शेयर मिलेगा, तो जिनको ये गारंटी मिल गया कि उनको शेयर मिलेगा, मतलब उसको कहा जाता है अलॉटमेंट हो जाना, मतलब उसका एडमिशन पक्का हो जाना। एडमिशन कॉलेज में हो गया, यानी शेयर आपको मिल गया, शेयर होल्डर कंपनी का बन गए, बधाई हो आपको, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको एडमिशन मिल गया है, यानी आपको शेयर मिल चुका कंपनी का, अलॉटमेंट हो गया आपके नाम पर। समझ में आ गया अलॉटमेंट किसको कहा जाता है? क्लियर है? डाउट है पूछ लेना भाई, डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो, एप्लीकेशन के नाम पर पैसा मांगा गया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा ये जान लेना। एक्सेप्ट हो गया एप्लीकेशन, एडमिशन तय हो गया, तो उस एक्सेप्टेंस को ही कहा जाता है अलॉटमेंट। और जब अलॉटमेंट हो गया तो कंपनी कहेगा कि अलॉटमेंट का पैसा लाओ। जैसे कॉलेज कहेगा कि जब एडमिशन कंफर्म हो गया तो एडमिशन का चार्ज है 25,000 रुपया लाओ, तो फिर एडमिशन 25,000 देके कराना ना पड़ेगा कॉलेज में जी। तो वही बात है। ठीक है, तो कंपनी को तो टोटल 10 रुपया ना लेना है, एप्लीकेशन में कितना मांगा था? 3 रुपया। अब कहता है कि नहीं अलॉटमेंट में आप 2 रुपया और भेजो जी, अलॉटमेंट में 2 रुपया और भेजो, जितना शेयर आप ले रहे हो 2 रुपया पर शेयर और भेजो। तो 5,000 शेयर आप मान लो, हम एग्जांपल 5,000 के यहां लिए हुए हैं कि 5,000 के लिए अप्लाई किया था। अगर वो 5,000 शेयर कंपनी आपको दिया तो 5,000 इंटू 2, अलॉटमेंट में कितना पैसा भेजोगे कंपनी को? 5,000 इंटू 2 का मतलब आप अलॉटमेंट मनी कितना भेजोगे? 10,000 रुपया। कितना अलॉटमेंट मनी भेजेगा? 10,000। तो यहां तक की बात सारे लोगों को क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन का मतलब क्या है और अलॉटमेंट का मतलब क्या है। यहां तक की बात समझ गए हो? होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, मैं आ रहा होगा इसमें। देखो, अब अगर अलॉटमेंट हो गया, जितने भी नसीब वाले हो कॉलेज में जिनकी एडमिशन मिल गई है, पढ़ाई तो शुरू ना हो जाएगा जी। तो क्या कह रहे हो? सेमेस्टर वाइज पढ़ाई है, एक ही बार में डिग्री नहीं मिल जाएगा बीकॉम का। ठीक है ना। साल में 2 गो सेमेस्टर, तो 4 साल में 8 गो सेमेस्टर। अभी कंपनी आपसे 5 रुपया मांगा, 3 + 2, टोटल लेना है 10 रुपया उनको। ठीक है, 5 रुपया अभी और बचा हुआ है। देखो, तो तीसरा काम यहां कंपनी कहता है ऑन कॉल्स। कह रहा है कि अब कॉल के नाम पर पैसा लेंगे आपसे, बचा हुआ पैसा, रिमेनिंग पैसा। तो आउट ऑफ 10 2 नाम पर आपसे अभी तक पैसा लिया, एप्लीकेशन का नाम पर 3 रुपया और अलॉटमेंट के नाम पर 2 रुपया, यानी टोटल 5 रुपया कंपनी आपसे अभी तक ले लिया। बाकी कितना बच गया? 5 रुपया। अब 5 रुपया के लिए कौन सा वर्ड लाया? कॉल। ठीक है, अब कॉल का मतलब मांग करना, डिमांड करना। मैक्सिमम कितना कॉल कंपनी आपसे कर सकता है? देखो, मैक्सिमम कंपनी आपसे 3 कॉल कर सकता है। 3 मैक्सिमम जो कॉल है, ये कंपनी आपसे 3 कॉल कर सकता है। देखो, एक होता है फर्स्ट कॉल, एक होता है सेकेंड कॉल और एक होता है फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड
फाइनल कॉल। मैक्सिमम 3 कॉल कंपनी आपसे कर सकता है, समझना। अब जैसे देख लो कि 5,000 शेयर लेना था आपको, 5,000 के लिए एप्लीकेशन भेजा था। हो सकता है कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल पर 1 रुपया मांगे, तो 5,000 शेयर इंटू 1 इक्वल टू 5,000 रुपया आपको, ठीक है ना, 5,000 रुपया आपको फर्स्ट कॉल के नाम पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, हम बोले मैक्सिमम 3 कॉल है, कोई जोड़ी टोटल में आगे कितना बार में पैसा आपसे कंपनी ले रहा है? 5 बार। मैक्सिमम कंपनी आपसे पैसा इंस्टॉलमेंट में जब लेगा तो मैक्सिमम कितना बार में ले सकता है? 5 टाइम्स, 5 बार में। पहला एप्लीकेशन के नाम पर, दूसरा अलॉटमेंट के नाम पर, तीसरा फर्स्ट कॉल के नाम पर, चौथा सेकंड कॉल के नाम पर, और पांचवा फाइनल कॉल के नाम पर। तो मैक्सिमम आपसे पैसा कंपनी जो लेगा इंस्टॉलमेंट वाली में वो 5 बार में। लेकिन मिनिमम इंस्टॉलमेंट के केस में भी मिनिमम कंपनी 2 बार में भी ले सकता है, 2 बार में भी ले सकता है, 3 बार में भी ले सकता है। ये तो मैक्सिमम हुआ 5 बार, 5 से कम, ठीक है, और 1 से ज्यादा वो 2 बार में भी आपसे पैसा ले सकता है, 3 बार में भी पूरा 10 रुपया ले सकता है। ये कंपनी पर डिपेंड करेगा कि कंपनी को कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है कैपिटल का। तब कोई जोड़ी नहीं है कि आपसे 5 बार में ही पैसा मांगा जाएगा, 5 से कम बार में ही पैसा मांगा जाएगा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों तो कन्फर्म नाम पर मांगा ही जाएगा, लेकिन ये 3 कॉल की जगह हो सकता है कि एक ही कॉल में बचा हुआ पैसा मांग ले, 5 रुपया जो बच गया वो यहीं पर मांग ले पहला कॉल में। तो फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड और फाइनल नहीं आएगा, उसका नाम हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, 5 रुपया ऐसे हो जाएगा नाम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अगर मान लो सेकेंड कॉल के बाद फाइनल कॉल में आपको नहीं भेजना चाह रहा, वो सेकेंड कॉल में पैसा मांगना चाह रहा है, तो 1 रुपया यहां फर्स्ट कॉल में मांगा, तो 3 + 2 5 + 1 6 बचा कितना? 4 रुपया। अब 4 रुपया बच गया देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर। तो अगर फाइनल कॉल नहीं करना चाह रहा है तो सेकेंड में यहां मांग लेगा, देखो बचा हुआ पैसा 4 रुपया, और उसका नाम हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये हो जाएगा, देख लेना, ठीक है ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम 5 बार में कंपनी आपसे पैसा लेगा, लेकिन मिनिमम वो 2 बार में, 3 बार में ऐसा ले सकता है वो। ठीक है, अब जैसे मान लो सेकेंड कॉल में आपसे पैसा वो 2 रुपया और फाइनल कॉल में भी 2 रुपया मांग रहा है। अब 10 हो गया ना जी, 3 2 5 6 2 8 2 10, 5,000 शेयर लेना है तो फर्स्ट कॉल में आपको पैसा कितना भेजना पड़ेगा? 5,000 इंटू 2 ये भेजना पड़ेगा। फाइनल कॉल में भी 5,000 इंटू 2 यही ना भेजना पड़ेगा, यानी 10,000। तो इस हिसाब से देखो कंपनी आपसे पैसा मांग रहा है। क्लियर हो गया यहां तक की बात? समझ गया? अब समझो कि जब कंपनी फर्स्ट कॉल की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल पूछा जाएगा, देखना ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट कॉल कंपनी अगर आज कर दे तो सेकेंड कॉल हमसे कब करेगा, कितना दिन का गैप होता है, एक कॉल से दूसरे कॉल के बीच में गैप कितने दिन का होता है? मिनिमम 30 डेज का गैप होता है, ये जान लेना, याद रखना सब लोग कि आज हमसे कंपनी कॉल किया फर्स्ट कॉल, तो 30 डेज के बाद ही हमसे सेकेंड कॉल का पैसा मांगेगा, 30 डेज के अंदर नहीं। अब 30 डेज के बाद चाहे वो जब हमसे पैसा मांगे, लेकिन 30 डेज के बाद मांगेगा, और मांगने से 14 दिन पहले हमारे पास नोटिस भी भेजेगा वो, ठीक है, कि हमको इस नाम पर पैसा चाहिए, सेकेंड कॉल का पैसा चाहिए, ये नोटिस भी भेज देगा आपको। तो हर एक कॉल के बीच में 30 दिन का गैप होता है, 30 डेज का गैप होता है, ठीक है ना, 30 डेज के बाद ही वो पैसा मांग सकता है। तो चलो यहां तक की बात समझ गए हो कि लमसम जब पैसा मांगा जाता है मतलब 1 बार में, और इंस्टॉलमेंट के नाम पर मांगा जाएगा मतलब मैक्सिमम 5 बार में। यहां तक समझ गया बात को? मिनिमम चाहे जितना बार में कंपनी हम मांग ले, बट मैक्सिमम 5 बार में। अब सबसे मजेदार बात, एप्लीकेशन के नाम पर 5,000 शेयर अगर आप लेना चाह रहे हो तो 10,000 रुपया, 15,000 रुपया कंपनी को भेजा चेक से। कंपनी अलॉटमेंट के नाम पर 2 रुपया मांगा तो 5,000 शेयर पर 10,000 का चेक भेज रहे हो। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल के नाम पर पैसा मांगा 5,000 शेयर पर 1 रुपया के रेट से, तो 5,000 भेज रहे हो। फिर कंपनी सेकेंड कॉल के नाम पर 5,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से मांगा 10,000, तो वो भी भेज रहे हो। और फाइनल कॉल का भी पैसा आपसे मांगा गया 5,000 शेयर पर, ठीक है, ये 5,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से, तो 10,000 रुपया फाइनल कॉल का भी भेज रहे हो। अब कंपनी के पास 5 बार देखो चेक भेजा गया।
अब ये ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में भी ट्रांजेक्शन हो रहा है शेयर को लेकर। तो ट्रांजेक्शन को जब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जर्नल एंट्री में भी समझाए थे कि ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, हिडन एस्पेक्ट है, वो दो एस्पेक्ट होते हैं और उसी का रिकॉर्डिंग करना होता है, दैट इज जर्नल करना होता है। अदरवाइज भूल जाएंगे हम कि कौन सा शेयर होल्डर हमको किस नाम पर पैसा भेजा। तो रिकॉर्डिंग इज मस्ट, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बस यही कंपनी में है देखो शेयर में कि अब जिस जिस नाम पर ये पैसा आ रहा है उसके लिए जर्नल क्या पास होगा। ये जर्नल सीख गए मतलब आप बहादुर हो गए। बस यही जर्नल सीखना है कि एप्लीकेशन का जर्नल क्या होता है, अलॉटमेंट के लिए जर्नल क्या होता है, फर्स्ट कॉल के लिए जर्नल क्या होता है, सेकेंड कॉल का जर्नल क्या होता है, फाइनल कॉल का जर्नल क्या होता है। ठीक है। और अभी हम बात एट पार का कर रहे हैं, 10 का शेयर 10 में बेच रहे हैं। अभी हम प्रीमियम की बात नहीं किए हुए हैं। देखो प्रीमियम की बात जब पार वाला सीख लोगे जर्नल, तब प्रीमियम वाली जर्नल में आएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी नई कहानी है चैप्टर में, उसमें पहुंचेंगे। चैप्टर बड़ा है ये। ठीक है। अब देखो सबसे मजेदार बात क्या समझा रहा हूं मैं, स्टेप 5 हुआ देखना, 5 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और 3 कॉल के नाम पर। हर एक स्टेप की 2-2 एंट्री पास होता है, याद रखना दिमाग में ठीक से। हर एक स्टेप की 2-2 एंट्री पास होता है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, सेकेंड कॉल की 2 एंट्री, अब फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री। अब कुछ बच्चे मेरे इस बात को पकड़ सकते हैं देखो कि सर हर कॉल, हर एक स्टेप की 2-2 एंट्री बोल रहे हैं, लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है। सही बात है। अगर आप कैशबुक मेंटेन किए हो, कैशबुक अगर बना रहे हो, जर्नल एंट्री के साथ साथ अगर कैशबुक भी बना रहे हो, तो हर एक स्टेप की एक एक एंट्री होगा, 2-2 नहीं। इसलिए मेरी बात को पकड़ नहीं सकते हो। ठीक है ना। 25 साल से ऊपर का एक्सपोजर देखे मैं बैठा हूं, देखो पूरा बाल में उड़ा दिया हूं। तो आप बहुत आसानी से चाहोगे पकड़ लें, तो ये संभव नहीं है। ठीक है ना। चलो आप इसको आप अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है ना। हर एक स्टेप की 2-2 एंट्री होना है। एप्लीकेशन के नाम पर 2 एंट्री, कैशबुक मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो 2-2 एंट्री होना है। देखना एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, सेकेंड कॉल की 2 एंट्री, फाइनल कॉल की 2 एंट्री, और पूरे 5 कॉल के लिए ओवरऑल 10 एंट्री पास करना है हम लोगों को। तो ये 10 एंट्री को हमको सीखना है। अब ये 10 एंट्री कैसे किया जाएगा। ठीक है। हर एक कॉल, हर एक स्टेप की जब 2-2 एंट्री हो रहा है तो टोटल 5 स्टेप में पैसा लिया गया, देखो तो टोटल 10 एंट्री बन गया। तो वो 10 एंट्री कैसे पास किया जाता है, यही सीखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ठीक है। तो हम लोग एंट्री पर बात करेंगे, और अगर कैशबुक मेंटेन कर रहे हो जर्नल बुक के साथ साथ, जर्नल एंट्री के साथ साथ, तब एंट्री हाफ हो जाता है। 10 एंट्री की जगह 5 एंट्री हो जाएगा। ठीक है ना। एप्लीकेशन की केवल 1 एंट्री पास होगा, अलॉटमेंट की भी 1 एंट्री पास होगा, फर्स्ट कॉल की भी 1 एंट्री पास होगा, सेकेंड कॉल की भी 1 एंट्री पास होगा, और फाइनल कॉल की भी 1 एंट्री पास होगा। यानी 5 एंट्री होगा। 5 गायब हो गया, 5 सीधा कैशबुक में चला जाएगा। देखो तो जब प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग, जब हाजमा उठाएंगे, तब ये सारी बात वहां डाइजेस्ट होगा, सारी बात समझ में आने लगेगा क्या खेल हो रहा है। देखो तो हम लोग अब कुल मिलाकर यहां पर एंट्री सीखने वाले हैं, इसका जर्नल कैसे होगा। तो एंट्री के लिए मैं बोला था कि आप तो डायमंड रूल को याद रखना। देयर आर 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स, 2 डेबिट के पिलर और 2 क्रेडिट के पिलर, और 3 गोल्डन रूल की बात किया था मैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो अब ये रूल देखो, अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेना भाई, अगर भूल गए हो तो। ठीक है ना। ये चारों पिलर को ठीक से समझ लेना है। ठीक है ना। अब तीनों गोल्डन रूल, अगर गोल्डन रूल को भी फॉलो करते हो तो गोल्डन रूल को भी तीनों को समझ लेना। पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सन आता है उसमें। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या आ रहा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है। अब 4 पिलर की जो बात किए थे, 2 डेबिट का पिलर, 2 क्रेडिट का पिलर। तो हम लोग अगला जो लेक्चर में आएंगे, लेक्चर नंबर 5 में, वहां ये दोनों रूल को मैं फिर लिखूंगा भी, और हर एक स्टेप का एंट्री सिखाऊंगा कि एंट्री देखो कैसे होता है। लेकिन खास करके जो सीबीएसई वाले हमारे बच्चे हो और आईसीएसई बोर्ड वाले, केवल जर्नल ही उनसे नहीं पूछा जाता है। कभी कभी बोलता है कि जो जर्नल आप किए हो, इस ट्रांजेक्शन को बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा, कंपनीज बैलेंस शीट।
क्योंकि कंपनी की बात यहां आ गया है, सोल ट्रेड और प्रोप्राइटरशिप नहीं है। और मैं क्या बोला था कि कंपनीज की बैलेंस शीट जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, देखो सोल ट्रेड से और पार्टनरशिप से, क्योंकि उनका फॉर्मेट ही बदला हुआ है। आप अभी तक जो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाते हो वो हॉरिजेंटल में बनाते हो, यहां जो बनेगा वो वर्टिकल में बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों की फॉर्मेट में ही चेंजिंग है। और सबसे बड़ा चेंजिंग क्या है कि कंपनीज का जो बैलेंस शीट है वो कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट 1 जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है। और उसमें जिस आइटम्स को जहां रखा गया है, जिस ऑर्डर पर उसको रखा गया वैसे ही रखना है, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। सीक्वेंस में वैसे ही सजाना है उसको, अपनी मर्जी नहीं चलने वाला है कि कुछ एसेट्स को इधर कर दिए, कुछ को उधर कर दिए, कुछ को किधर कर दिए, वो यहां नहीं चलने वाला है कंपनीज की बैलेंस शीट में। नहीं तो आरओसी में समझाया था कि आरओसी पकड़ लेगा तुरंत। आरओसी बड़ा टाइट डिपार्टमेंट है, छींकने पर भी पाबंदी है, मैं बोला था, ठीक है। कि आरओसी कहता है कि अगर आपको छींक आ रहा हो तो बिना मेरे परमिशन का मत छींकना, और अगर छींके हो तो तुरंत फोन करके बता देना कि अभी मैं छींका हूं। मतलब बैलेंस शीट में अपनी मर्जी से कोई चेंजिंग कर दिया या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो तुरंत हमको खबर कर देना, यानी आरओसी को, कि देखो ये चेंजिंग किया गया। अब किस कारण से किया गया ये कारण भी समझाना पड़ जाएगा। तो मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी, ठीक है, एक दो क्लास, इसका लेक्चर अभी क्या है 4, 5 के बाद हो सकता है लेक्चर नंबर 6 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे ट्रिकी तरीके से याद किया जाए उस पर भी मैं डिस्कस करूं, क्योंकि उसकी भी जरूरत है। खास करके पार्ट सी जब पढ़ोगे, बहुत सारे किताब जो हैं, खासकर टीएस गिरवाल, डीके गोयल, ठीक है। अब डीके गोयल में इस बार क्या है पता नहीं, लेकिन टीएस गिरवाल वॉल्यूम 3 भी लेके आए हुए हैं किताब का, ठीक है ना। पार्ट सी जिसमें रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एनालिसिस जो दिया हुआ है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस तरह के कुछ चैप्टर्स लेके आए हुए हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग, तो पार्ट सी बनाकर रख दिए हैं। तो पार्ट सी जो किताब है वॉल्यूम सी, वॉल्यूम 3, वो तो बिना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बिना बैलेंस शीट की फुल फॉर्मेट को याद किए हुए, फुल नॉलेज लिए हुए, वहां का द कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने वाला ही नहीं है। इसलिए कंपनीज की जो बैलेंस शीट होता है, फुल बैलेंस शीट, हालांकि इस चैप्टर में, शेयर चैप्टर में फुल बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, कुछ ही इंफॉर्मेशन की जरूरत है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, कैसे डिस्क्लोज करोगे। अब ये कैपिटल की ही बात आ रहा है। अब कैपिटल में बहुत सारा कैपिटल का नाम देकर बैठे हो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर। अब इतने सारे शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, कैसे नाम दिया जाएगा, कैसे डिस्क्लोज करेंगे इस ट्रांजेक्शन को वहां, ये चीज यहां पर पूछा जाएगा इस चैप्टर में। बट आगे की चैप्टर्स में बढ़ोगे, मैं बोला वॉल्यूम 3 में जब जाओगे, ठीक है, तो वहां फुल फॉर्मेट बैलेंस शीट का और फुल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो वहां का चैप्टर्स को बनाने में आनंद आएगा, पूरी बात वहां का चैप्टर्स की समझ में आएगा। तो मैं यहीं पर कोशिश करूंगा कि आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट और पीएनएल का जो फॉर्मेट है उसको कोडिंग के थ्रू आपको याद करवाया जाए, और याद करना है, नहीं याद करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास देखो, यहां तक ठीक से दिमाग में रख लेना कि कंपनी आपसे जो पैसा मांगा है शेयर का, वो लमसम में मांगा है कि इंस्टॉलमेंट में मांगा है, और जब इंस्टॉलमेंट में मांगा है तो किस किस नाम पर मांगा है, कहां तक गया इसमें, और जहां तक गया वहां तक का जर्नल एंट्री क्या पास होने वाला है। तो जर्नल एंट्री की बात हम अब लेक्चर नंबर 5 में करने वाले हैं, जान लेना, ठीक है ना, कि एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगा, और ये सारे कॉल्स की एंट्री क्या पास होगा। तो ये सारे एंट्री की बात हम लोग कहां करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। तब तक पेशेंस बना के रखना है और पीछे की सारी चीज को पढ़ना है। अब कोई डाउट रहे तब पूछना है, इतने ना होगा जी। तो पहले की वीडियो जो लोग नहीं देखे हो उनको सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है ना, कि आप पहले की वीडियो मेरा जितना बना हुआ शेयर चैप्टर का, यानी 3 लेक्चर इसके पहले, वो सबको जाकर बढ़िया से देखो और नोट कॉपी ले लो, पेन लेकर रेडी हो जाओ, और जो जो मेन चीज है उसको वहां से लिखो और उसको बार बार देखो ताकि वो भूले नहीं, ठीक है ना, और आगे की बात आपको आसानी से समझ में आए।
ठीक है, तो चलो हम लोग अब इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।